नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज है अगस्त महीने की 13 तारीख और साल 2021। साल 1947 में जब भारत की आज़ादी हुई तो भारत ने बहुत बड़े सपने देखे थे। एक देश को बनना था, लोगों को आगे बढ़ना था, विकास होना था, सारी बुनियादी चीज़ें ठीक करनी थी ताकि एक इमारत जो है सो बहुत अच्छी खड़ी हो। और आज 2 दिनों के बाद 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे। पूरे देश में साल भर चलने वाले आयोजन हो रहे हैं इस दौरान। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करना चाहते हैं, एक मूल्यांकन भी करना चाहते हैं, एक रिकॉल करना चाहते हैं अपनी उपलब्धियों को, अपनी विरासत को, और जो सपने हम लोग देख रहे हैं, जो देश की जनता देख रही है। झारखंड जैसे छोटे राज्यों में जो छोटे छोटे सपने हैं, जो बड़े सपने हैं, उन सपनों के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमने हमारे पास दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम स्वागत करते हैं संजय मिश्र जी का, जो संपादक हैं प्रभात खबर अखबार के, अमन जी का, जो वरिष्ठ पद पर है दूरदर्शन में और वरिष्ठ पत्रकार हैं रांची के। आप दोनों ही लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, संजय जी आपसे ही शुरू करना चाहते हैं कि आज जब हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं भारत की आज़ादी की, कहाँ पर देखते हैं आप देश को? देखिए, ये आज़ादी के समय का आपने बताया कि आज़ादी के समय हम लोग जो सपना देख रहे थे, उन सपनों पर जो है 75 वर्ष पर यह आंकलन करने का समय है कि इन 75 वर्षों में हम किधर पहुँचे, कहाँ पहुँचे। छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं कि जब इतनी बड़ी विषम परिस्थितियाँ पूरे विश्व में पैदा हुई अभी कोरोना की महामारियों को लेकर, तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरीके से जो वैक्सीन बना के दिया, तो अमृत महोत्सव का अमृत तो यहीं से शुरू होता है। जो 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसका अमृत यही है कि ये आज़ादी के पहले सोचा नहीं जा सकता था। हम मैंने हर एक तरीके से खाद्यान्न के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम जो है पश्चिम के देशों को का मोहताज हुआ करते थे कि कुछ मिल जाए। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना में 50 करोड़ टीके का जो लक्ष्य पूरा हो गया और हमने दूसरे देशों को दिया। ये अमृत महोत्सव अगर देखना है मुकम्मल तस्वीर, और बिल्कुल मैं अभी का मैं आपको एकदम फ्रेश एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अमृत महोत्सव है, यही है कि भारत की जो स्थिति इसके पहले जो गुलामी के वक्त की स्थिति थी, और आज जो 75 वर्षों में अगर कोई उपलब्धि कहने गए तो मेरे पास एकदम रेडी रेकनर जैसा है कि आप ये देखिए। और आप ये देखिए सैटेलाइट छोड़ने का, पूरे विश्व के दूसरे देश हमें कहते हैं कि हमको सैटेलाइट छोड़ना है, और उसके लिए भारत का इसरो उनके लिए बेस्ट होता है, सबसे सस्ता सैटेलाइट। मंगलयान की यात्रा, आपको बताऊं कि बहुत रोचक प्रसंग है कि ऑटो के भी किराए से कम पर हमने मंगलयान की यात्रा की। ये चीज़ें हैं, उपलब्धियां बताने के लिए अमृत महोत्सव के अवसर पर, और ये बताया जाना चाहिए हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, कि ये आपको बहुत सारे लोग बहुत बार विषम परिस्थितियों में फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उनको लगता है आज़ादी से क्या मिला, आज़ादी से ये मिला। ये बताने की ज़रूरत है। और ये अच्छी मने है कि हम जब अभी हमारा 74 ईयर्स पूरा हो रहा है, और अगला पूरा एक साल यही हमको भारत की उपलब्धियों का जो गीत गाने की ज़रूरत है कि ये भारत बन रहा है। 75 वर्षों के पहले अगर हम सोचें तो क्या होता था, हम एक उपनिवेश थे, सारी चीज़ लूट खसोट सब चीज़ें बाहर जा रही थी। आज हम अपने उपलब्धियों को बताते हैं, और आज एक सपना देख रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन सकते हैं। उसकी स्टार्टिंग आपको दिख सकता है। तो 75वें वर्ष पर मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा मौका है, और एक गीत गुनगुनाने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। अमन जी, यही सवाल। सचमुच जब ये संजय जी बता रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि सचमुच ये यात्रा जो 75 साल की है यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा है। आप याद कीजिए ना, जब हर साल देश में अकाल पड़ता था आज़ादी के समय, आप जो व्यक्ति भी इस बात को कहता है कि अंग्रेज़ों के समय ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, उनको सोचना चाहिए कि आदमी अनाज के बगैर भूखे मरता था। आप याद कीजिए कि कपड़ा जो है वो कोटे पे मिलता था, फिक्स था कि आपको इतना ही कपड़ा मिलेगा। आपको जो है किसी चीज़ का फैसला नहीं ले सकते थे। अब आप देखिए ना कि आपको तमाम तरह की आज़ादी है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। आप जो ईंधन के लिए जो परेशानी होती थी, अब देखिए वो भी जो है वो ख़त्म हो गया है। देखिए तमाम तरह की कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये कह देना कि पहले बेहतर था, ये बहुत ही गलत होगा। ये यात्रा जो 75 साल की यात्रा है बहुत सुखद है। अब स्थिति ये है
कि हम हर क्षेत्र में जो है वो लीडर बन गए हैं, लीडरशिप करने की हमारी स्थिति आई। आप समझ सकते हैं कि आप जो वैक्सीन के लिए पूरा देश पूरी दुनिया जो है त्राहिमाम कर रही थी, उस समय भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट से में वो वैक्सीन बना और वो वैक्सीन पूरे देश में इसके अलावा पूरे विदेशों में सप्लाई हो रहा है। तो कितने लोगों को राहत मिली है और हमारे देशवासियों को तो राहत मिली है। इसके अलावा जो बोलने की आज़ादी है, आप यहाँ पे किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं या आप विरोध दर्ज करवा देते हैं। आप उम्मीद कर सकते थे क्या आज से 75 साल पहले? नहीं कर सकते थे। तो तमाम तरह चाहे जीवन स्तर कहिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कहिए, शैक्षणिक जो है इंस्टीट्यूशन उनकी स्थिति कहिए, तमाम क्षेत्रों में काम हुआ और ये 75 साल जो है जश्न मनाने का है और हम लोग सभी लोग जो हैं उसको याद करें इस यात्रा को और हम लोग धन्यवाद दें अपने उन वीर सेनानियों को जो हमें मौका हमको दिया है, जिन लोगों ने खुश होने का, और उन तमाम अनाम लोगों को भी हम प्रणाम करना चाहिए हम लोगों को, जिनका नाम हम नहीं जानते हैं लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस देश को जो है अमृत महोत्सव मनाने में। हाँ, ये निश्चित तौर पे जो अनाम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हज़ारों लोग, खासकर हम लोग जहाँ पे बैठकर बात कर रहे हैं रांची में, झारखंड की राजधानी है, झारखंड के सैकड़ों आदिवासी वैसे लड़ाके जो अनाम रह गए आज़ादी की लड़ाई में, उनका योगदान रहा जो उल्लेखनीय है। सर, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने सेनानियों की बात करेंगे तो आप कैसे इसको याद करना चाहेंगे? याद करना भी चाहेंगे और कुछ एक चीज़ें रेखांकित करवाने की भी कोशिश करेंगे इस पूरे आपके इस आयोजन में, कि आज़ादी के आंदोलन का जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में बहुत सारे हमारे ऐसे छूट गए हैं नायक जो इतिहास उनको भुला दिया है और इस पर बार बार बहस अब शुरू हो रही है झारखंड में। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ हूल आंदोलन है, उससे भी रोहिणी विद्रोह को लेकर के जो हमारे देवघर के पास है, रोहिणी विद्रोह 1857 का वो जो विद्रोह है, उसके जो लोग थे, अमानत अली, सलामत अली और एक साथी अयूब जो हैं, उनको लेकर के जो चीज़ें हैं, अपने यहाँ जो बुंडू में 1726 में जो आंदोलन ज़बरदस्त हुआ, पूरे एकदम तरीके से अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों की चूल्हे जो चीज़ें हैं। और ये इलाका तो पहले ही था कि हम ये उलगुलान का इलाका रहा, ये तो हूल का इलाका रहा। इसने अंग्रेज़ों को बहुत पहले बता दिया था कि यहाँ ये चीज़ नहीं चल सकता है। ये इलाका तो मुझे लग रहा है, और इतिहास में ये चीज़ें आज भी ये बहुत दुखद झारखंड के साथ तथ्य है कि आज़ादी के वो चीज़ें अभी तक आ नहीं पाई हैं, जहाँ जो इसकी हिस्सेदारी है, इस राज्य की जो हिस्सेदारी है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि हमारा ये पूरा जो राज्य है वो उलगुलान में विश्वास रखता था, उसने लिखित कुछ नहीं रखा, उसने उस पर बहुत सारा वो हो नहीं पाया काम जो है, जो होना चाहिए था काम। लेकिन इस इलाके का अगर इतिहास बोध आप देखना चाहें, खंगालना चाहें, तो आपके इसके हिस्से में क्रांति पलामू से शुरू कीजिए, पलासी के अगर मैं पीछे ले जाऊं तो पलासी के युद्ध के समय से लीजिए, और आप देखिए, और गजब का दिखाया इस पूरे हिस्से ने। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो हिस्सा अभी तक पूरी तरीके से लिखी नहीं गई है उसकी कहानी, और हम केवल गुमनाम बता करके कि गुमनाम शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। झारखंड की जो हिस्सेदारी है उसको लिखना होगा और उसको बताना भी होगा लोगों को कि यहाँ के लोगों ने इसके एक एक हिस्से में, मैं आपको बताना जाऊँ, अगर मैं तो 24 जो डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हिस्से पर, एक एक डिस्ट्रिक्ट के पास इतिहास के वो जो क्रांति का जो बिगुल है ना, अलग अलग हिस्से से अलग अलग हिस्से प्रस्फुटित हुआ। बाबा माझी को याद कीजिए, तिलका माझी को याद कीजिएगा। अब किसको मने वो है, ये दिक्कत है कि इस राज्य को, कि अब उसको हम अमृत महोत्सव के मौके पर है कि ये कैसे हम इतिहास में इस राज्य के में जो क्रांतियाँ हुई, उस क्रांति को फिर से हम उसको लिखित करें, उसको दस्तावेज बनाए। ये बहुत आवश्यकता की ज़रूरत है। और अमृत महोत्सव में मुझे लगता है कि हम पत्रकार साथी या जो भी रचनात्मक कार्य करने वाले हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि अमृत महोत्सव के समय में अलग अलग हिस्से में जो चीज़ें हुई हैं उनको हम कैसे बता पाएँ और आने वाली पीढ़ियों को बता पाएँ कि ये हमारा जो राज्य है, ये राज्य किसी जगह से पीछे नहीं है। ये इसके क्रांति के इसकी हिस्सेदारी
किसी राज्य से रत्ती भर नीचे नहीं रहेगा। अगर आप देखेंगे तो ऊंचा ही मिलेगा। और जैसे जब आज़ाद हो गया भारत तो औद्योगिकरण की बात जब हुई तो झारखंड का जो इलाका था वो इस मामले में सौभाग्यशाली है कि कुछ उद्योग यहाँ पर लगे जो आज भी चल रहे हैं और भारत की आर्थिक उन्नति में सहभागी बने हुए हैं। आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति है झारखंड में वो कैसी है, क्या और होना चाहिए जिससे कि आने वाले जो साल हैं वो और अच्छे हों और हमारा योगदान भारत की आर्थिक संरचना में और भी ज़्यादा अच्छा हो? देखिए, आप कल्पना कीजिए जब जमशेद जी, मैं बोकारो की बात अभी नहीं करूंगा या एचईसी की बात, क्योंकि वो तो आज़ादी के बाद की बात है, लेकिन आप जब जमशेद जी जमशेदपुर आए होंगे, उस जगह जो काली माटी का इलाका कहा जाता था, काली माटी गांव और साकची गांव, उस समय आए और वहाँ पे उन्होंने संभावनाएं देखी और आज एक कहा जाता है कि दुनिया का एक बेहतर शहर के रूप में उसकी पहचान है, एक औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान है। तो हमारी जो परंपरा वहाँ से थी और वो आप समझ सकते हैं कि जमशेद जी जो हैं वो बहुत राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। आज़ादी की लड़ाई में सीधा मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी की तरह नहीं वो फाइट कर रहे थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका भी बड़ा योगदान है। आप देखिए, कहा जाता है कि उनको अपमानित किया गया, उनको इंग्लैंड में कहा गया कि नहीं इस होटल में कोई इंडियन नहीं ठहर सकता है, तो वो आके वहाँ ताज होटल उन्होंने बनाया और एक बड़ा भव्य वो एक ब्रांड है। इसके अलावा उन्होंने सपना देखा जो कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो उस दिशा में काम हुआ और उसी को आगे बढ़ाते हुए बाद में जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देखा कि भाई ये इस इलाके में तो ऑलरेडी काम हो चुका है, स्टील उत्पादन की संभावना है, तो बोकारो में बना, रांची में बना, इसके अलावा भी कई जगहों पे आसपास में भी कई बड़े उद्योग थे जो लगभग अभी बंदी के कगार पे हैं या बीमार हैं। और अभी आज़ादी के बाद जो है और ख़ास तौर पे राज्य स्थापना के बाद से औद्योगिकीकरण पर बात बहुत हुई है, लेकिन आप जो कहेंगे बहुत ज़्यादा सफलता इसलिए नहीं मिली। कुछ इश्यूज़ थे विस्थापन को और कुछ संगठनों ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया, कई लोगों को अभी तक कंपनसेशन में परेशानी हुई, लेकिन ये बात भी सही है कि उसके नाम पे बड़ा जो है वो रोज़गार कुछ हाँ, जो कहा जाता है कि भाई कुछ लोग जो हैं वो उसी को अपना रोज़गार बना लिए। तो इन लोगों ने थोड़ा यहाँ पे जो है इस रफ्तार को कम किया, लेकिन यहाँ बहुत संभावना है। अभी भी जितने MOU हुए हैं राज्य सरकार और जो उद्योगपतियों के बीच, उसको और केवल आप धरातल पे उतार दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितनी संभावनाएं हैं। और रोज़गार की जो बात होती है वो यहाँ रोज़गार सृजन की संभावना जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, उसको मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसको ठीक किया जाएगा तो और रफ्तार तेज होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये इलाका समृद्ध रहा है। नरहाट जैसा स्कूल यहाँ पे खोला गया जहाँ से आपने पढ़ाई की है और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, XLRI है, IIM अब खुल गया, BIT मिश्रा है। एडुकेशन के क्षेत्र में ये सवाल आप दोनों ही लोगों से आप लोग एक एक करके बताइएगा, शिक्षा के क्षेत्र में और क्या करना चाहिए सरकार को कि जब हम 100वीं वर्षगांठ जब हम मनाएं, जब शताब्दी वर्ष हमारा हो, तो लगे कि भाई इन 25 सालों में झारखंड ने काफ़ी तरक्की की। देखिए, आपने नेतरहाट का एक उदाहरण दिया। नेतरहाट इस पूरे देश के लिए एक मॉडल था। आपको मैं बता दूं कि जब नवोदय विद्यालय उसी का एक रूप है, उस पे जो है PV नरसिम्हा राव ने वहाँ गए थे, वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट बनाई और बाद में फिर राजीव गांधी जी ने को पसंद आया और उस मॉडल को पूरे देश के लिए तैयार किया। नेतरहाट में क्या है कि वहाँ एक तरह से गांधी का जो प्रयोग है, जो कहा जाता है सर्वोदय की बात होती है, वो तमाम चीज़ें, केवल वहाँ किताबी ज्ञान नहीं है, शायद आपको इसी वजह से गुरुकुल की तरह गुरुकुल में है। वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपना काम करना है, आपको आपके साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनका काम करना दिन में एक। और वहाँ पे बताते हैं जो वहाँ के पहले प्रिंसिपल थे नेपियर साहब, वो अंग्रेज़ थे, लेकिन कहा जाता है कि उनसे बड़ा भारतीय कोई नहीं था। उसके बाद जीवननाथ दर आए, बहुत बड़े गांधीवादी थे, बहुत बड़े। तो कहा जाता है कि एक वहाँ पे कोई डिप्टी कलेक्टर का बेटा उस दौर में आया और उसने कहा कि वहाँ बच्चों को खुद ही जो है वो शौचालय साफ करना होता है, तो उसने कहा कि नहीं, हम ये नहीं काम नहीं करेंगे। तो शिकायत गई उनके पास कि भाई फलां ने मना कर दिया है, बोलता उसके पिताजी जो हैं वो डिप्टी कलेक्टर हैं, बोलते हैं कि तो हम इसके लिए आए हैं। तो
वहाँ तो परंपरा है कि वहाँ बच्चों को पीटा नहीं जाता। दर साहब ने कहा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। वो आ गए अपना ड्रेस चेंज करके और बोले कि अच्छा इसका है ना आज ड्यूटी, तो ये मैं कर देता हूँ। तो जब उस आदमी ने देखा कि इतना बड़ा आदमी है और वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव यही है, ये इसी से मना सकता है कि जब आप अपने नागरिकों को जो है सशक्त कीजिएगा, उसको हर तरह से मजबूत बनाइएगा, हर स्थिति से उसको तो वो इस तरह के लिए दुख की बात ये है कि वो मॉडल जो है हमारे बिहार झारखंड में थोड़ा फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि शैक्षणिक स्थिति इतनी अच्छी होती थी झारखंड में। आज भी भारत सरकार में आपको मैं राज्यों की बात नहीं करूँगा, भारत सरकार की बात करूँगा तो 2-3 विभागों के जो है सचिव जो है वो आपके नेतरहाट स्कूल के हैं। तो ऐसे समृद्ध परंपरा जहाँ रही है, आप फिर शिक्षा के क्षेत्र में फिर संघर्ष कर रहे हैं तो बड़ा दुखद। आप उसी मॉडल को देखिए। तो हमारे जो रणनीतिकार थे, आपको मैं बता दूं कि उस नेतरहाट स्कूल के गठन के लिए उस समय आचार्य बद्री प्रसाद वर्मा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उनका वो कॉन्सेप्ट था। जगदीश चंद्र माथुर शिक्षा सचिव थे, वो आके यहाँ पे जो है उस पर उन्होंने स्थल निरीक्षण किया, उन्होंने सारा कुछ काम किया और बहुत उस पर रिसर्च हुआ। राम मनोहर लोहिया को जब पता चला तो उन्होंने विरोध भी किया कि नहीं, हम सिर्फ इतना पैसा सिर्फ 100 बच्चों पर खर्च करेंगे तो बड़ा गंभीर मामला। लेकिन क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी था, उनका विजन था कि नहीं, हम कुछ ऐसे बच्चों को पैदा करें जो जाकर समाज को नेतृत्व प्रदान करे। यह कॉन्सेप्ट था। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सिर्फ हमारे देश को आज़ाद नहीं कराए, एक हम नींव भी रख दी जिस पर हम लोग आगे चल रहे हैं। और अगर हम अच्छे से चलेंगे तो वो नींव जो है बड़ा शानदार इमारत आपको दिखाई देंगी, दिख भी रही है, लेकिन और उसमें आपको चमक दिखाई पड़ेगी। सर, अब जब IIM है, XLRI है, BIT मिश्रा है, BIT सिंदरी और फिर है ISM, मतलब अब IIT धनबाद है, तो आने वाले 25-30 सालों में, आने वाले 25 सालों में खासकर जब हम शताब्दी वर्ष की तरफ जाएंगे, क्या करना चाहिए सरकारों को, भारत की सरकार और झारखंड की सरकार को, कि कम से कम शैक्षणिक माहौल जो झारखंड इलाके में हुआ करता था वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए? देखिए, मैं तो थोड़ा सा अब जो कि अमन जी से पूछे तो अमन जी थोड़ा मैंने उसको लेकर के थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया नेतरहाट को लेकर। लेकिन आपको मैं जो इंस्टीट्यूशन गिनाते हैं, हम XLRI वगैरह गिनते हैं, लेकिन ये जानिए कि लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एकमात्र है। आप देखते हैं CMPD है ये इंस्टीट्यूशन में, सिम्फर है, मैंने एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट है। आप विश्व में अगर आप कभी खोजेंगे तो सिम्फर के विद्यार्थी आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, इस राज्य में एक से बढ़कर एक शैक्षणिक संस्थान आए। लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि ये चीज़ें जो शैक्षणिक संस्थान एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ मैंने इस राज्य को आगे आना होगा। इंस्टीट्यूशन को ख़त्म नहीं होने देना होगा, और जो इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बेस्ट है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। अमन बता रहे थे कि भाई नेतरहाट का फेल होता, क्यों फेल होना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा का एक बेस्ट मॉडल नेतरहाट ने दिया था, तो वो तो पूरी तरीके से पसर जाना चाहिए हर जगह। ये है, ये अगले 25 वर्षों में हमें ये करना है, इसको बचाने की ज़रूरत है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। आपका एक सवाल और था इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। जी, देखिए, इंडस्ट्रीज़ को लेकर के अपना चूँकि राज्य जो है ना फॉरेस्ट स्टेट है एक तरीके से, इस समय ना आप अब पुरानी चीज़ें कोयला खोद के निकालिएगा, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। लोहा मैंने केवल बनाइएगा, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है अब पूरे विश्व में। तो इस राज्य में जहाँ हमारी मैंने वन संपदा को बचाए रखना है, वो समय सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के तौर पर हम कैसे लाएं, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ को कैसे बढ़ाएं। अगले 25 वर्षों में इसका एक मॉडल होना चाहिए। हमारा फॉरेस्ट का सब चीज़ें परेशानी होती कि लोग बता रहे थे कि भाई रेल पटरी नहीं बिछ रही क्योंकि फॉरेस्ट से गुजरना है। भाई अब तो अंडरग्राउंड पटरियाँ बिछ रही हैं। आप हमें इस राज्य को तो उस ओर बढ़ना है। हम ये सोच दें कि फॉरेस्ट जो एसेट है, हम उसको बैगेज कैसे मान लें कि हमारे लिए बैगेज इसलिए नहीं हो पा रहा है। भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रुका पड़ा है झारखंड में। ये स्टेट जिसने पूरे मैंने इंडिया का पहला स्टील का वो दिया, एक मॉडल दे दिया, और आज भी वो मॉडल है, उसके आप फिर कैसे रुक गया इसलिए क्योंकि चीज़ें बदल गई। पूरे विश्व का प्रत्येक, अब तो भाई
क्योटो प्रोटोकॉल पर आपने साइन कर रखा है, अगले 25 वर्ष तक ही कोयला निकाल सकते हैं। तब कोयले के संस्थान की जगह अब आगे की चीज़ें करनी है, ये राज्य को करना होगा। ये आने वाली पीढ़ियों को बताना ही पड़ेगा कि ये इस रास्ते में और आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे रास्ते खोजने होंगे, जो पूरा विश्व भी खोज रहा है। और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 25 वर्षों में इस राज्य का भी एक, आप देखिएगा, ये इस राज्य की अपनी जो प्रगति होगी वो दूसरे राज्यों के अपेक्षा आप देखिएगा कि राज्य बहुत आगे निकलेगा। अच्छा, हम लोगों ने शुरुआत में ये बात की थी भूख पर कि पहले जो स्थिति, अब बंगाल में अकाल, दुनिया उसको पढ़ती है आज भी और डरती है उसको पढ़ के। आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन जो हमारे ऐसे राज्य हैं, झारखंड जैसे राज्य जहाँ पर कुछ आबादी जंगलों में रहती है, ज़्यादातर आबादी, और वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या है खाने को लेकर। अन्न के मामले में जो आत्मनिर्भरता है देश की, जो समृद्ध राज्य हैं उनसे कहाँ पीछे रह जाते हैं हमारे जैसे राज्य, और क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते रहे कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में रहता था कि हम लोग जो है रूर कहलाते थे। इलाका जो है जर्मनी का जो जैसा रूर है वो इलाका खनिज प्रधान है। लेकिन अभी अब मैं कुछ आंकड़े अभी आपको कुछ बताऊं, आपको मैं बताऊं कि अपने राज्य में जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियों के मामले में हम राज्य जो है दूसरे राज्यों को एक तरीके से, यहाँ से फ्रेंच बीन हो, फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, गाजर हो, हम इस दूसरे राज्यों को एक तरह से देते हैं। और दूसरे आप अगर देखिएगा, रेलवे का आंकड़ा उठाइए तो रेलवे का जो बॉगी, जो रेफ्रिजरेशन वाली बॉगियां हैं, उन बॉगियों में यहाँ के स्टेट का, इस स्टेट की सब्जियां बाहर जाने लगी हैं। तो ये आत्मनिर्भरता है। आप मछली का उत्पादन देखिएगा, ज़बरदस्त मछली के उत्पादन में तो आप सोचिए कि 1500 गुना का दूध है। दूध हम अपने उससे अपने जो है पैतृक राज्य से हमेशा वो रहते थे कि भाई सुधा का दूध आएगा। मैदा का आप देखिए, आप सोच मैंने चिलिंग प्लांट सब भी इतने ज़बरदस्त ढंग से अब वो बराबर करे कि आप सुधा बंद कर दीजिए, मैदा अपने पूरे राज्य को देने के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि हम इन आंकड़ों को देखें तो बहुत सुखद आंकड़े हैं। और इसी से तो मैंने कहा ना कि अमृत महोत्सव मनाने का मन कर रहा है। सच में आपको कल देखने की ज़रूरत है। आप दृष्टि तो बना करेंगे, ऐसे रांची के आसपास, राजधानी के आसपास ऐसे छोटे छोटे पंचायत हैं, उन पंचायतों से सब्जियां के लिए बाहर के लोग आए। अभी मैं देख रहा था, इनाम एक पोर्टल है भारत सरकार का, रामगढ़ से, हजारीबाग से, चतरा से, पलामू जो अकालग्रस्त इलाका जो कहा जाता था, उन इलाकों से भी पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्टेपल फूड्स। आप देखिए, हम लोग यहाँ मड़ुआ बोलते हैं और लोग जो रागी के नाम पर खरीद रहे हैं, पूरा दुमका से, पूरे संथाल परगना से खरीदे जा रहे हैं। आप इनाम पोर्टल खोल के देखिए, झारखंड की चीज़ें ज़बरदस्त ढंग से आगे आई हैं। कटहल हुआ, इमली हुआ, कटहल ये तो है, ये तो बनोपज है, ये तो बनोपज में मैं कर रहा हूँ, बनोपज में इसको रख लिया है लोग। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, एग्रीकल्चर में पहले माना गया कि हम खेती क्या करेंगे, यहाँ तो सब जगह कोयला है, निकालेंगे, यूरेनियम निकालेंगे, बॉक्साइट निकालेंगे, ये बात होती रही। अब अबरख निकालेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट पूरा बदल दिया है। ये आप देखेंगे ना तो आप ये सोचिए कि आप अगर रांची में जहाँ हम बैठे हैं, आप देखिए सालों भर आपके पास सब्जियाँ हैं, और उस सब्जी की गुणवत्ता भी आप देखिएगा कि दूसरे राज्य से जो आप मंगा के खाइए और यहाँ का खा के देखिए, आपको असर दिखेगा। तो ये बड़ी उपजाऊ धरती है। ये नहीं है कि ये केवल मैंने कोयला ही निकाल रहा है और जो है लोहा ही दे रहा है। खेती का रकबा बढ़ रहा है। आप देख, खेती का रकबा लगातार बढ़ा है। भाई के बारे में तो भाई राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन यहाँ पे सब्जियाँ, हुआ है। दाल। और सुबोध कांत सहाय जब मंत्री थे उस विभाग के, तो उन्होंने एक ट्रेन स्पेशल चलाने की बात की थी, जो बाद में फिर बंद हुई। नहीं, ट्रेन है अभी भी, दरअसल कई जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां यहीं पे आ गई हैं। जो आप टमाटो केचप हुआ, सफल जो है एक ब्रांड है, उसका मटर का हुआ, तो इस तरह कई जो ब्रांड जो है उसके यहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट लग गए हैं। तो इसका भी फायदा हुआ है, और किसान जो है अब उनको उचित दाम मिल रहा है, इसलिए वो खेती भी ज़्यादा कर रहे हैं, रकबा बढ़ रहा है उनका। धान की खेती भी ठीक है, गेहूं की खेती में थोड़े हम कमज़ोर हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा कि बता रहे थे संजय जी, कि हमारी जो
हमारे बारे में कहा जाता था कि हम केवल खनिज ही हमारे पास है, नहीं, हमारे पास अनाज भी है। और एक बड़ा ही सुखद ये संकेत है कि पूरे देश में जहाँ पे खेती का जो रकबा कम रहा है कई राज्यों में, झारखंड में वो बढ़ रहा है, और ये बेहतर संकेत। अच्छा, हम लोगों ने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो आपने सबसे पहले ही कहा कि हम इसलिए भी गौरवान्वित हैं क्योंकि हमने टीका बनाया, हम उन देशों में शामिल जो सबसे पहले टीका जिन्होंने बनाया, और वो टीका कारगर टीका है जिसकी दुनिया के देशों में डिमांड है। स्वास्थ्य का जो सेक्टर है उस पर हमेशा बात होती है क्योंकि किसी भी देश के लिए अपने लोगों को स्वस्थ रख पाना एक बड़ी चुनौती है, और तमाम देश, अमेरिका जैसा देश भी इससे जूझ रहा है। हेल्थ के स्ट्रक्चर मतलब क्षेत्र में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और अभी तक जो हमारी उपलब्धि है उस पर हम कितना गर्व कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ वाले पर थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो अपनी पैथियाँ थी उन पैथियों को हम लोगों ने इग्नोर किया। अब चूँकि उस पर बात होने लगी कि अब आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर बात होने लगे, जिस पर पूरा विश्व भी बात कर रहा है। योग का आप इंटरनेशनल योगा डे अब मनाने लगा। योग का जो इतना चीज़ है ये अब ये हेल्थ सेक्टर पर, हमारे यहाँ हेल्थ जो विषय था हमारे पहले गुलामी से पहले के दिनों का, हेल्थ जो जीवन शैली से लिंक्ड व्यक्ति था। ये हम जीवन पर बात करते थे। योग में अष्टांग योग की बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम आहार प्रत्याहार, इसकी हम बात करते हैं, हम इस पर बात करते थे। लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने चूँकि गुलामी का असर रहा, लेकिन अब उस गुलामी से भी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ केवल ये नहीं है कि ये कोई डॉक्टर का सब्जेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई दादी माँ के नुस्खे होते थे और करता था, और हम लोगों ने उसको भुलाया है। अब ये देखिए कि आप देखे होंगे कोरोना के समय में क्वाथ आप मैंने अमृता है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके उसमें आप आई, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन अब होने लगा। हुआ क्या था कि आज़ादी से पहले कोई स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं हुई। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं तो ऐसे ही है, वो पुड़िया टाइप की है, वैद्य जी ने पुड़िया बनाई है, पुड़िया में क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं था। अब इसी चीज़ें बदल रही हैं। तो हेल्थ का जो सेक्टर है ना, हमको पश्चिमी देशों की ओर देखने के बदले हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की पूरी पद्धति है। आप देखिए नेति धेति, माने पानी पी के भी इलाज है हमारे यहाँ। हाँ, फलों से इलाज की बात हुई है, मछलियों से इलाज है। हाँ ये, और पूरे विश्व में आश्चर्यजनक बात है कि जिस पैथी को हम लोगों ने थोड़ा पीछे किया, विश्व उन पैथियों को अपनाने के लिए आतुर है। चलिए, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त इसकी विषय ही ऐसा कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को आज़ादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं, खूब जश्न मनाइए और गर्व करिए इस चीज़ पर कि हम भारत के निवासी, हमें ईश्वर ने सौभाग्य दिया है कि हमने भारत से देश में जन्म लिया है। आप सब लोगों को फिर से आज़ादी की शुभकामनाएं, और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।